अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ही, दैट वाज अबाउट फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने यूनिट 4 शुरू किया हुआ था, दैट वाज फैसिलिटीज टू रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको हमने 4 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करा था। फर्स्ट पार्ट वाज मनी चेंजिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट काफी डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से मनी चेंजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है। एएमसीज बेसिकली क्या होते हैं, एफएफएमसीज क्या होते हैं, ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 ब्रांच एंड ऑथराइज्ड कैटेगरी 2 ब्रांच को डिस्कस करा। उनके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करा। नेक्स्ट हमने अपना पार्ट 2 शुरू करा, दैट वाज रिगार्डिंग मिसलेनियस रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया, फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स, कि अगर किसी भी इंडियन रेजिडेंट को इंडिया से रेमिटेंस करनी है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा। इसके अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट वाज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ $250,000, ठीक है, 2,50,000, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करा। उसके बाद कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस थी जो हमने लास्ट में डिस्कस करी थी, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर का थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल पार्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंकिंग डीलिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया पार्ट 3। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, जनरल परमिशन दी गई है फॉर द एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इन इंडिया बाय द एनआरआईज एंड पीआईओज एंड अदर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। उनके आगे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें एनआरआईज के बारे में। एनआरआईज क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर किसी भी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनआरआईज क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को किसी भी रेजिडेंट पर्सन ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद आप इंडियन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर ही सकते हो। उसके बाद ऐसा पर्सन जिसके पास इंडियन की सिटीजनशिप है बट वो इंडिया के बाहर रहता है, उसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। एंड आप किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली आप किसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऐसा पर्सन ना जिसके पास ना तो इंडिया की सिटीजनशिप है, ना वो इंडिया का रेजिडेंट, बेसिकली फॉरेन इंडिविजुअल विद फॉरेन पर्सन विद फॉरेन सिटीजनशिप, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी, या तो आप क्या करो, इंडिया के अंदर रिपार्टिएशन कर लो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, या आप अपने एनआरई, एफसीएनआर या एनआरओ अकाउंट के अंदर डेबिट करा के इस चीज की क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर 4 चीजें पढ़ी कि आप एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर या एनआरओ अकाउंट में डेबिट कराओ या इंडिया के अंदर इनवर्ड रेमिटेंस करो, सिर्फ उसके थ्रू ही पेमेंट अलाउड है। उसके अलावा ट्रैवलर चेक्स या फॉरेन करेंसी नोट्स के अंदर इस चीज की पेमेंट अलाउड नहीं करी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने जनरल परमिशन के अंदर रहते रहते क्या करी है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो किसी भी तरीके की उसको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की जरूरत नहीं है विद द आरपीआई। दिस वाज रिगार्डिंग द एनआरआई। अगली बात करें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा पर्सन जो क्या है, रेजिडेंट इंडिया का नहीं है बट वो इंडियन ओरिजिन का है। इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन आगे आती है, या तो उसके पास क्या हो, किसी भी टाइम पे इंडिया का पासपोर्ट रहा हो, उसके पेरेंट्स के पास क्या हो, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास कभी ना कभी क्या थी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थी, ठीक है, या इन 2 कैटेगरीज वालों में से वो किसी का क्या है, स्पाउस है, तो वो क्या माना जाएगा, वो पर्सन क्या है, इंडियन ओरिजिन का है। एंड अगर वो इंडिया का नहीं है तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट में बेसिकली क्या आता है, कोई भी पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस क्या कर सकता है, रिसीव, अक्वायर कर सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। बेसिकली कोई भी पर्सन रेजिडेंट, कोई भी पर्सन, कोई एनआरआई, कोई पीआईओ किसी अदर पीआईओ को लैंड गिफ्ट को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, बट वो क्या क्या चीजें गिफ्ट नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस, क्योंकि पीआईओ को ये चीजें एक्वायर करने की परमिशन ही दी नहीं गई है। उसके बाद इनहेरिटेंस, कोई भी पीआईओ को अगर किसी भी पर्सन रेजिडेंट इंडिया के थ्रू इनहेरिटेंस में कुछ भी पैसा मिलता है, इनहेरिटेंस के केस में कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो भी उसको क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। बट उसके अंदर हमने यही देखना, जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो जिसकी इनहेरिटेंस में उसको मिल रहा है, उसने वो जो जब प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी वो फैमा रेगुलेशंस की को कंप्लाई करते करते ही करी थी। उसके बाद ट्रांसफर में बेसिकली क्या है कि अगर सपोज एक पीआईओ है, उसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, तो वो किसी भी रेजिडेंट को क्या कर सकता है, या तो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है,
ठीक है, किसी भी रेजिडेंट को क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है अगर वो इंडिया का क्या है, सिटीजन है। उसके बाद he may also transfer residential or commercial property in India by way of gift to a person resident in India or to a person resident outside India who is a citizen of India to a person PIO resident outside India। बेसिकली अगर बात आ रही है एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी इन इंडिया, बेसिकली वो ये चीजें परचेज नहीं कर सकता, बट सपोज उसको या तो इनहेरिटेंस में लिया या उसके पास पहले ही थी, उसके बाद वो उसने सिटीजनशिप कहीं और की लिया, तो वो चीजें वो सिर्फ किसको गिफ्ट कर सकता है या सेल कर सकता है, सिर्फ रेजिडेंट इन इंडिया को, जो कि इंडिया का सिटीजन है उसको कर सकता है। उसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो बाकी को भी कर सकता है, चाहे वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया हो, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया का सिटीजन हो या ना हो, पर्सन ऑफ रेजिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो इंडिया के बाहर रह रहा हो, तो सभी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकता है। बट एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी सिर्फ इंडियन रेजिडेंट को सेल या परचेज करी जा सकती है जो कि इंडिया का क्या हो, सिटीजन हो। पेमेंट किस तरीके से करी जाएगी, सेम, या तो इंडिया में इनवर्ट रेमिटेंस कर दो या एनआरई, एफसीएनआर या एनआर अकाउंट के अंदर डेबिट करवा दो। जो भी पेमेंट के मेथड है वो सिर्फ यही अलाउ करे गए हैं, फॉरेन करेंसी नोट्स या किसी और मोड्स के अलावा आपको पेमेंट करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिगार्डिंग फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स एंड कंसल्ट जनरल्स। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकते हैं, बट उसके ऊपर कंडीशंस क्या है, उनके पास क्या हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के से उन्हें क्या लेनी, क्लियरेंस ले रही है कि हम ये क्या करना चाहते हैं, सेल एंड परचेज परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके अलावा द कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इज पेड आउट ऑफ द फंड रेमिटेड फ्रॉम द अब्रॉड थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। कि आप एक्वायर कर सकते हो, दो कंडीशंस क्या है, एक तो आपको गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी है, सेकंड जो भी आप उसके रिगार्डिंग पैसा पे करोगे वो पैसा किससे पे करना है आपने, जो आप अब्रॉड से क्या करोगे, फंड इंडिया के अंदर एमिट करोगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फॉरेन एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स एंड कंसल्ट जनरल्स क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज परचेज या सेल कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग ऑन अ परमिटेड एक्टिविटी। सपोज एक पर्सन है वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, वो इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है, बट उसका इंडिया के अंदर ब्रांच, ऑफिस या कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, ताकि वो इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर सके एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2000, वो भी क्या कर सकता है, इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बट उसको क्या करना है, जो भी उस टाइम पे कंडीशन, जो भी रेगुलेशंस या डायरेक्शंस दी गई हैं उसको क्या करना है, हमने उसका कंप्लाई करना है। उसके बाद इन केस सपोज उसने लोन लिया था एंड इन चीजों को क्या करा था, मॉर्गेज में दिया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में दिया हुआ था, तो उस केस के अंदर भी ट्रांसफर अगर होता है तो वो ट्रांसफर भी क्या करा गया है, आपको अलाउड करा गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रिपार्टीशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, आप उसको क्या करना चाहते, आपने उसको बेचा, बेचने के बाद आपको पैसा मिला, पैसा को आप क्या करना चाहते हो, वापस अपनी कंट्री के अंदर रिपार्टिएट करना चाहते हो, तो उसकी परमिशन किस तरीके से दी गई है। तो सबसे पहले हमने इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज एक्वायर्ड बाय द वे ऑफ द परचेज। सपोज अगर किसी पर्सन ने क्या करा है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है वो किस परचेज के थ्रू एक्वायर करी है, मतलब खरीद के एक्वायर करी, ठीक है। So, a person who had acquired the property when he was the resident in India or inherited from a person resident in India or his successor shall not accept with the prior permission of the Reserve Bank repatriate outside India the sale proceeds of the immovable property। कि एक बंदा जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी या जब वो इंडिया का रेजिडेंट था या उसने किसी इंडियन रेजिडेंट के पर्सन से इनहेरिट करी है या उसने अपने सक्सेसर से इनहेरिट करी है, वो तब तक पैसा रेमिट नहीं करेगा जब तक उसके पास आरबीआई की क्या नहीं आ जाएगी, प्रायर परमिशन नहीं आ जाएगी। सो बेसिकली विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द आरबीआई किसी भी तरीके की इस तरीके की जो है रिपार्टिएशन अलाउड नहीं करी जाएगी। उसके बाद रिपार्टिएशन आउटसाइड इंडिया ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than agriculture land, farmhouse and plantation in India by a person resident outside India who is a citizen of India or a person of Indian origin can be allowed by the authorized dealers provided this। ठीक है, तो ऊपर वाली कंडीशन थी विद रिगार्ड टू जब आपने तीन चीजों के अंदर एक्वायर करी हो। उसके बाद अगर आप सपोज या तो हो ऐसा पर्सन रेजिडेंट इन आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अब आप तो क्या हो, एनआरआई हो या आप क्या हो, पीआईओ हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिपार्टिएशन कर सकते हो। बट कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बाय द सेलर इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजन इन फोर्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन बाय हिम। Second, the amount to be repatriated does not exceed the amount paid for acquisition through any of the approved mode for foreign funds. Third, in case of residential property, the repartition sale proceeds is restricted to maximum two such properties. तो तीन आपके ऊपर क्या लगा दी गई, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई इन केस ऑफ एनआरआईज एंड पीआईओस। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सबसे पहले आपने ये इंश्योर करना है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो एज पर द लीगल प्रोविजन ही आपने खरीदी। उसके बाद
जो भी आप पैसा क्या कर रहे हो, रिपार्टिएट कर रहे हो, वो आप मैक्सिमम कितना पैसा रिपार्टिएट कर रहे हो, जितना आपने पैसा बेसिकली उसको खरीदने के लिए पे करा था, उतना ही आप क्या कर सकते हो, रिपार्टिएट कर सकते हो। थर्ड, इन केस आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो उस केस के अंदर जो भी सेल प्रोसीड रिपार्टिएट करने की आपको परमिशन दी जाएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू ओनली 2 प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हो, रिपार्टिएट ऑफ सेल प्रोसीड्स कर सकते हो। बेसिकली 2 घर बेच के ही जितना पैसा है आप उतना रिपार्टिएट कर सकते हो, तीसरे घर का पैसा रिपार्टिएट करने की आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है, दैट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, लेगेसी और आउट ऑफ रूपी फंड। सो इफ अ पर्सन दैट इज एनआरआई और पीआईओ may remit up to $1 lakh per financial year out of the balances held in NRO account, सेल प्रोसीड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन्होंने ये सारी की सारी चीजें कहां से एक्वायर करी हो, बाय वे ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स और बाय इनहेरिटेंस, लेगेसी और आउट ऑफ इंडियन रुपीज। ठीक है, अगर आपको $1 मिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हमें इसके अंदर भी ये चीज इंश्योर करानी है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग जितने भी टैक्सेस है वो क्या कर दिए गए हैं, पे कर दिए गए हैं। ठीक है, इन केस जो भी रेमिटेंस है अगर वो एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के अंदर करी जा रही है तो ये इंश्योर करना है कि जो सारी की सारी रेमिटेंसेज है वो सिर्फ एक ही ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू परफॉर्म करी जाए। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करा तो उसकी किस तरीके से रिपार्टिशन करी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय सिटीजन ऑफ सर्टेन कंट्रीज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, भूटान, मकाओ और हांगकांग कैन नॉट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक, रिजर्व बैंक, एक्वायर और ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अदर देन लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years। तो बेसिकली जो हमने कंट्रीज की लिस्ट पढ़ी वो आरबीआई के अप्रूवल के बिना इंडिया के अंदर ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी को वो लीज पे ले सकते हैं, बट लीज के मैक्सिमम पीरियड कितना अलाउड है, 5 years अलाउड है। सो आप ना ट्रांसफर करोगे ना एक्वायर करोगे, बट लीज पे ले सकते हो फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाय अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बेसिकली ये हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक इज कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो। तो अब हमारे पास पर्सन कौन आता है, फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। एक पर्सन मतलब जिसका इंडिया से दूर दूर तक नाता नहीं, ना वो इंडिया का रेजिडेंट है, ना वो पर्सन इंडियन ओरिजिन है, ना वो उसकी नेशनलिटी इंडियन है, तो इंडिया से दूर दूर तक का उसका नाता नहीं है, वो किस तरीके से क्या कर सकता है, सेल परचेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद तो इस टॉपिक में सबसे पहले क्या आता है, फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया आर नॉट परमिटेड टू एक्वायर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अनलेस बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेजिडेंट इन इंडिया। However, they can acquire or transfer immovable property in India on lease not exceeding 5 years without the prior permission of the Reserve Bank। तो सबसे पहले वो किसी भी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ओन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो तब ओन कर सकते हैं जब उन्हें ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर मिली हो। उसके बाद वो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सेम कंडीशन में वो लीज पे ले सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड फॉर 5 years, 5 years से ज्यादा की लीज लेनी है तो आपको आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन अदर देन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज कंट्रीज कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया ऑन बिकमिंग रेजिडेंट इन इंडिया। क्योंकि जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी थी वो बिना आरबीआई के अप्रूवल के तो पैसा इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते ना ट्रांसफर कर सकते। तो इन कंट्रीज के अलावा वाले बंदे इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं ओनली जब वो क्या बन जाए, इंडियन के रेजिडेंट बन जाए। ओके, एक बंदा इंडिया के रेजिडेंट कब बनता है, तो बेसिकली उसकी ना स्टे के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो बंदा इंडिया के अंदर क्या कर रहा है, कितना टाइम स्टे कर रहा है। तो जितना वो पीरियड स्टे करेगा उस बेसिस पे हम बताएंगे कि वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। तो अगर वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है तो वो बंदा क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर पैसा इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन या एक्वायर या सेल ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद द टाइप ऑफ वीजा ग्रांटेड शुड क्लियरली indicate the intention to stay in India for an uncertain period to determine his residential status। तो रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिकली हमने क्या कहा, आप पीरियड ऑफ स्टे से देखोगे, उसके बाद जो भी उसका वीजा, जो भी उस पर्सन ने वीजा लिया, वीजा जैसे वीजा हो सकते हैं उसने वर्क वीजा लिया हो, टूरिस्ट वीजा लिया हो एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे भी क्या करी जा सकती है, उसकी रेजिडेंसी देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, सपोज उसने क्या करा, टूरिस्ट वीजा लेके आया हुआ है वो, ठीक है, चाहे उसका पर्सन स्टे वाली कैटेगरी पूरी होगी बट वो टूरिस्ट वीजा लेके आया, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि वो बेसिकली रेजिडेंट बन गया। रीजन बीइंग उसका वीजा क्या कह रहा है, वो एज अ टूरिस्ट ही आया हुआ है। उसके बाद foreign national of Indian origin who have acquired immovable property in India by way of inheritance with the specific approval of the Reserve Bank or have purchased the immovable property with specific approval of the Reserve Bank। बेसिकली अगर कोई फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन है, उसने या तो इनहेरिटेंस से या परचेज करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है विद द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। तो अगर भाई तुमने एक्वायर करी, या जब तुमने एक्वायर करी तुमने परमिशन ली, तब उनको ट्रांसफर करना चाहते हो तो विदाउट परमिशन तो नहीं कर सकते। सो अगर आपने ली विद परमिशन है तो ट्रांसफर करने से पहले भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो
दिस वाज रिगार्डिंग सम गाइडलाइंस कि किस तरीके से सर्टेन पर्सन्स इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं और उनके ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरबैंक डीलिंग। रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली क्या आता है, जैसे हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारी एसेट्स होंगी हम उसको क्या कर लेंगे, बेसिकली हैज कर लेंगे। हैज करके उनको फॉरेक्स कवर दे देंगे ताकि इन केस किसी भी वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन आती है तो उसको क्या करा जा सके, उसके रिस्क को इजीली मैनेज करा जा सके। इसको हमने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। बेसिकली 5 सिनेरियोज देखे हैं जिसके अंदर क्या करी जाएगी, हैजिंग परफॉर्म करी जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सो बैंक्स के बेसिकली क्या होता है, बैंक्स का जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर इंटरेस्टेड वाले कुछ एसेट्स होते हैं, उसके बाद फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। सो फॉर हैजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट लायबिलिटी पोर्टफोलियो, कि इंटरेस्ट रेट वालों को और फॉरेन एक्सचेंज एसेट लायबिलिटी पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बैंक क्या क्या यूज करता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप यूज करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैप कॉलर यूज करते हैं, करेंसी स्वैप यूज करते हैं और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे क्या करा जाता है, हम अपनी जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस है उनको क्या करते हैं, हेज करते हैं। उसके बाद एडी बैंक्स क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस भी ले सकते हैं, पुट या कॉल ऑप्शंस जो हमने पढ़ी थी वो भी ले सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी एसेट्स के अगेंस्ट हेजिंग कर सके। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस हम डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल गाइडलाइंस में सबसे पहले क्या आता है कि जब भी बैंक्स इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहा है तो उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले जो भी हम जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स को हेज कर रहे हैं उनकी वैल्यू एंड मैच्योरिटी जो भी अंडरलाइंग एसेट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जिस चीज को हेज करा जा रहा है एंड जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हेज करा जा रहा है दोनों की वैल्यू और मैच्योरिटी आपस में मैच करनी चाहिए। उसके बाद नो स्टैंड अलोन ट्रांजैक्शन कैन बी इनिशिएटेड। जो भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी जाएगी इट शुड बी विद रिस्पेक्ट ऑफ द होल पोर्टफोलियो। इन केस जो पोर्टफोलियो वो नेकेड हो जाता है, नेकेड मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, मतलब वो कम वैल्यू को हेज कर रहा है, तो उसको हम ये अलाउ कर सकते हैं जो भी उसकी ओरिजिनल मेजोरिटी थी तब तक वो क्या करा जाए, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड उसको क्या करना है, मार्केट टू मार्केट बेसिस पे हमने रेगुलर बेसिस पे उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इन ट्रांजेक्शन से जो भी नेट कैश फ्लो या राइज होगा, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, हमने उसको क्या करना है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन के टुवर्ड्स इनकम या एक्सपेंडिचर की तरह उसको शो करना है। सो ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग बैंक्स अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज के रिगार्डिंग किस तरीके से अपने आप को हेजिंग कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेजिंग ऑफ द गोल्ड प्राइसेस। सो बैंक ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू ऑपरेट द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड बैंक्स व्हिच आर अलाउड टू एंटर इनटू forward gold contracts in India in terms with the guidelines issued by the Department of Banking Regulation can hedge price risk of the gold। ठीक है, उसके लिए बैंक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड या ओवर द काउंटर हेजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ऐसे बैंक्स जिनको गोल्ड डिपॉजिट स्कीम यूज करने की ऑपरेट करने की परमिशन दी गई है वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर या बाहर क्या कर सकते हैं, गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर हो सकते हैं ताकि जो भी उनका गोल्ड प्राइस का रिस्क है उसको क्या करा जा सके, हेज करा जा सके। क्योंकि बेसिकली गोल्ड क्या है, उसके प्राइसेस रेगुलरली मूव होते रहते हैं। तो सपोज अगर आपने एक बंदे से डिपॉजिट लिया, ठीक है, उस टाइम गोल्ड का प्राइस था 65,000, ओके, तो आपने क्या करा, अपना 20% मार्जिन रखा, ठीक है, एंड आपने 65,000 मार्जिन रखा एंड 65,000 पे 20% मार्जिन रख के जितना भी अमाउंट आता है, लेट इट बी लाइक 40,000 सपोज, तो आपने क्या करा, 40,000 आपने क्या करा, उस पर्सन को लैंड कर दिया। सपोज आगे जाके क्या हुआ, गोल्ड की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाती है, सिर्फ 30,000 रह जाती है। ठीक है, अगर गोल्ड की वैल्यू सिर्फ 30,000 रहेगी तो उस केस में तो क्या हुआ, जितना आपने लोन दिया तो उससे कम वैल्यू होगी, तो उस केस में आपके ऊपर रिस्क पोज हो गया। तो इस चीज को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने रिस्क गोल्ड प्राइसेस को क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस में क्या क्या है कि जब हम किसी भी तरीके के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो जो भी इनके केस में गाइडलाइंस है हमने उनको फॉलो करना है। सेकंड, हमने ये इंश्योर कराना है कि नेट रिसीट ऑफ प्रीमियम डायरेक्ट इम्प्लाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो व्हाइल यूजिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग ऑप्शंस इट मे बी इंश्योर्ड दैट देयर इज नो नेट रिसीट ऑफ प्रीमियम इधर डायरेक्ट और इम्प्लाइड, भी किसी भी तरीके से हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होना चाहिए। Next, authorized banks are permitted to enter into forward contracts with their constituents in respect of the underlying sale, purchase and loan transaction in gold with them, subject to the conditions satisfied with the Reserve Bank in this regard. The tenure of such contract should not exceed 6 months. So basically, suppose
कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है, कोई बंदा जो गोल्ड के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई ट्रेड हाउसेज है, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, इनके साथ भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। बट उसमें कुछ चीजें हमने ध्यान में रखनी है। एक तो जो भी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस है उनको हमने फॉलो करना है। सेकंड, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करे जाएंगे उनका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है। So this was regarding the gold transaction. Next हमारे पास आता है that is hedging of the capital. Hedging of the capital में basically बैंक्स की जो कैपिटल है टीयर 1 एंड टीयर 2 उसको किस तरीके से हेज करा जाएगा। सो फॉरेन बैंक्स इन इंडिया यूज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग फॉरेन फॉरेक्स रिस्क ऑफ कैपिटल। बेसिकली क्या है, जो फॉरेन बैंक्स है वो अगर इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग उन्हें टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 अपने पास मेंटेन करके रखनी है। तो फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, इन कैपिटल्स को अपने पास हेज कर लेते हैं। उसके लिए क्या ऑपरेटिंग गाइडलाइंस हम उसको देखते हैं। सो सबसे पहले कैपिटल फंड शुड बी अवेलेबल इन इंडिया टू मीट लोकल रेगुलेटरी एंड सीआरआर रिक्वायरमेंट्स। इंडिया के अंदर जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या सीआरआर रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करने के लिए इंडिया के अंदर क्या होने चाहिए, आपके पास कैपिटल फंड्स होने चाहिए। तो कैपिटल फंड इंडिया में होने चाहिए, तो आप उसको नोस्टर अकाउंट के अंदर नहीं रख सकते। नोस्टर अकाउंट क्या था, मेरा अकाउंट किसी फॉरेन बैंक के पास जिसके अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा पड़ा है, तो वो मैं रख नहीं सकता क्योंकि मुझे वो कैपिटल फंड के अंदर पैसा रखना है। ठीक है, सो foreign currency funds occurring out of the hedging should not be parked in nostro account but should remain swapped with the bank in India all time। तो जो भी आपने foreign currency funds रखे हैं for the capital funds वो क्या होने चाहिए, स्वैप्ड विद बैंक के पास रहने चाहिए इन स्वैप ट्रांजेक्शन। आप उसको nostro account के अंदर नहीं रखोगे। Second, the forward contract should be for tenures of 1 or more years and may be rolled over on maturity. Rebooking of cancelled head which require prior approval of the Reserve Bank. Basically, अगर आपने जो फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर लेके आए उसको आज अपने अपना कैपिटल फंड बनाया, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, हेज कर रहे हो, सिक्योर करके रखना चाहते हो, तो उस केस में जो भी आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं तो उसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो कितना हो सकता है, 1 और 2 इयर्स। ठीक है, आप उसको जब एक कॉन्ट्रैक्ट था उसका टेन्योर कितना है, सपोज 2 इयर्स है, 2 इयर्स के बाद वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उसको आप क्या कर सकते हो, बाद में रोल ओवर कर सकते हो। रोल ओवर बेसिकली जब एक कॉन्ट्रैक्ट है सपोज वो 2 इयर्स का था, वो एक्सपायर हो गया, इसको आप दोबारा न्यू करवा सकते हो फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स और 1 ईयर्स, लेट इट बी 2 इयर्स। तो हमने बेसिकली क्या करा, इस कॉन्ट्रैक्ट का हमने क्या करा, रोल ओवर करा। तो मैच्योरिटी मैक्सिमम अलाउड है 1 और मोर इयर्स, बट उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, रोल ओवर करवा सकते हैं। ठीक है, इन केस आपका कोई हेज था वो कैंसिल हो गया, उसको आप रीबुक करना चाहते हो, तो रीबुक करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो ये दो गाइडलाइंस थी विद रिस्पेक्ट टू द टीयर 1 कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल बेसिकली foreign banks are permitted to hedge their tier 2 capital in the form of head office borrowing as subordinate debt by keeping it swapped into rupees। ये सिंपल है, हम पढ़ के समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू फॉरेन करेंसी आईएनआर स्वैप ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड रेट रुपीस लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इनोवेटिव टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड्स इनटू फ्लोटिंग रेट फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज। सो किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन के अंदर हमने इन्वॉल्व नहीं होना है स्वैप ट्रांजैक्शन में, जो बेसिकली क्या कर रही हो, फिक्स्ड रुपीस लायबिलिटी को फ्लोटिंग फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट कर रही हो, उसके अंदर हमने क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है दैट इज पार्टिसिपेशन इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट इन इंडिया। सो बैंक्स कैन hedge exchange rate or interest rate risk exposure for those having long term foreign currency borrowings or to transform long term borrowing into foreign currency liability। so बेसिकली क्या कर सकते हैं बैंक्स, अपनी एक्सचेंज रेट एक्सपोजर, इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर जिनकी क्या है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरोइंग है, उसको हेज कर सकते हैं। हेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम करेंसी फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। करेंसी फ्यूचर जो इंडिया के अंदर परमिटेड है वो कौन कौन से, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड आईएनआर। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, करेंसी फ्यूचर लो और उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या है, no swap transaction involving upfront payment of rupees or its equivalent in any form shall be undertaken। मतलब कोई भी हमने किसी भी तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जिसके अंदर जो फीस है वो क्या पे करी जाए, अपफ्रंट पे करी जाए। उसके बाद हमने कहा कि आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को हेज कर सकते हो थ्रू करेंसी रिस्क एक्सपोजर, करेंसी फ्यूचर्स के थ्रू। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे एक्सपोजर जिनकी रेजिडुअल मैच्योरिटी कितनी है, मोर देन 1 ईयर है। उसके बाद एक अगर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो चुकी है उसको रीबुक या री एंटर हम नहीं कर सकते। ठीक है, 80 कैटेगरी 1 ब्रांच शुड नॉट ऑफर लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली जो भी स्वैप ट्रांजैक्शन अगर वो रीबुक होगी या अगर वो कैंसिल होगी आप उसको रीबुक नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 80 कैटेगरी 1 ब्रांच है उसको किसी भी तरीके से लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स ऑफर नहीं करने हैं।
Typically, in leveraged swap structures, a multiplicative factor other than unity is attached to the benchmark rate, which alters the payable or receivable with the situation in the absence of a such factor. ठीक है, ये दो बेसिक पॉइंट आपस में लिंक है. COD, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स होता क्या है. इसके अंदर बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर यूज करा जाता है. मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज आपने एक इंटरेस्ट रेट का करेंसी फ्यूचर बाय करा था, उसकी हमने जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करा था दैट वाज सपोज लिबोर फिक्स करा था. ठीक है, उसके अंदर हमने बेसिकली अगर एक मल्टीप्ली फैक्टर यूज करा कि हमने ना एक पार्टी क्या कह रही है कि मैं तो दूंगी जी लिबोर रेट पे, बट दूसरी पार्टी लिबोर रेट इनटू मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लाइक 1.5% लेगी सपोज. ठीक है, सपोज लिबोर रेट आपका हो जाता है 3%, तो पार्टी ए जो आपको पैसा पे करने वाली है वो करने वाली 3% पे, बट पार्टी बी की जो ऑब्लिगेशन आती है वो 3% इंटू 1.5 टाइम्स यानी कि 4.5% आ जाती है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि पेबल तो हमारा 4.5%, रिसीवेबल हमारा 3%, तो उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है. तो बेसिकली क्या हुआ तो इनको हम बोलते हैं लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स वाले डेरिवेटिव्स. तो किसी भी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच को इस तरीके के स्ट्रक्चर्स ऑफर नहीं करने हैं. ठीक है, उसके बाद जो भी हम स्वैप लेंगे उसके जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितनी हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सिर्फ उतना ही हो सकता है. ठीक है, और इसके अंदर भी जितनी हमारी लोन की मैच्योरिटी है उतनी हमारी स्वैप की मैच्योरिटी होनी चाहिए. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो भी आप हैजिंग कर रहे हो, जितनी आपकी अंडरलाइंग एसेट है उसकी मैच्योरिटी और उसका अमाउंट है उतनी ही सेम डेरिवेटिव की क्या होनी चाहिए, मैच्योरिटी और अमाउंट होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद एडी कैटेगरी 1 ब्रांच आर परमिटेड टू बिकम trading and clearing members of the currency future market of recognized stock exchanges on their own account on behalf of their clients. बेसिकली क्या है, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ अटैच हो सकते हैं जो कि करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर डील कर रही है. आप उनके ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर बन सकते हो खुद के बिहाफ पे या अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, बट उसके अंदर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है. वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी जो नेटवर्थ है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए. आपकी जो मिनिमम CRR रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए. आपके जो NPS है वो आपके नेट 3% ऑफ द टोटल एडवांसेस से एक्सीड नहीं करने चाहिए. आपका जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 3 ईयर्स का वो हमने चेक करना है. मतलब बेसिकली आप पिछले 3 सालों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस होने चाहिए. सो अगर आप ये चारों चीजें सेटिस्फाई करते हो तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो कि रिकॉग्नाइज्ड है लिंक होके उनके ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर्स की तरह एक्ट कर सकते हो इन द करेंसी फ्यूचर्स मार्केट. ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ अदर पॉइंट्स में बेसिकली क्या है, एडी कैटेगरी branch banks which fulfills the prudential requirement should lay down detailed guidelines with the approval of their boards for trading and clearing of the currency futures contract. तो बेसिकली जो हमने प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, जो बैंक्स इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं उन्हें अपने बोर्ड से एक पॉलिसी बनानी है कि किस तरीके से फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स की क्या करी जाएगी, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग करी जाएगी. ठीक है, उसके बाद ऐसे कैटेगरी 1 ब्रांचेस जो अबव मिनिमम क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं एंड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी करेंसी फ्यूचर मार्केट्स में ऑपरेट कर सकते हैं ओनली एज अ क्लाइंट्स, ऑन देयर ओन नहीं, ओनली एज अ क्लाइंट्स. बट उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, RBI से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. उसके बाद एडी कैटेगरी 1 ब्रांच शैल ऑपरेट विद इन द प्रूडेंशियल लिमिट्स. ठीक है, जो भी आपको लिमिट्स प्रोवाइड की गई है प्रूडेंशियल लिमिट्स, उसके अंदर रहते ही आपने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है. द एक्सपोजर ऑफ द बैंक ऑन देयर ओन अकाउंट इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ देयर NOP एंड AG लिमिट. NOP एंड AG लिमिट जो हम पहले चैप्टर्स में एक्सपोजर नॉर्म्स वाले में पढ़ चुके हैं. एंड NOP इज नेट ओपन पोजीशन एंड AG इज एग्रीगेट. तो एग्रीगेट लिमिट, तो जो भी आप फॉरेन करेंसी के अंदर डील कर रहे हो वो दोनों इन चीजों का पार्ट बनेगी और इन लिमिट के अंदर रहते ही आपने क्या करनी है, सारी की सारी वर्किंग करनी है. ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कर सकते हैं इन द ETCD मार्केट. ETCD मार्केट बेसिकली होती है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट विद देयर नेट ओपन पोजीशन लिमिट एंड any limit that may be imposed by the exchanges for the purpose of risk management and preserving market entity. तो आप उसके अंदर परफॉर्म करते सकते हो as per the limits and exchanges भी क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर लिमिट लगा सकती हैं. उसके बाद AD category 1 banks may also net set off their position in the ETCD market against the position in the OTC derivatives market. तो बेसिकली हमने 2 रूट्स पढ़े थे. फर्स्ट वाज ETCD, सेकंड वाज OTC. OTC होता है ओवर द काउंटर. ठीक है, जो बेसिकली एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते. ETCD कौन से होते हैं, जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव्स. तो सपोज ETCD के अंदर एक पोजीशन पॉजिटिव है, ठीक है, सपोज 100 पॉजिटिव है एंड OTC के अंदर -80 ठीक है नेगेटिव है. तो आप उसको नेट ऑफ करके नेट 20 की पोजीशन दिखा सकते हो. नेट ऑफ आपके पास क्या कर दिया गया है, इसके अंदर अलाउ कर दिया गया. ठीक है, उसके बाद जो भी आपका NOPL था उसके लिए आपके ऊपर क्या करी गई है, सब लिमिट प्रोवाइड करी गई है फॉर द OTC मार्केट, ताकि क्या करा जा सके,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करा जा सके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से आप करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सपोजर को क्या कर सकते हो, हेज करवा सकते हो। उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस थी। उसके बाद आप क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग मेंबर्स की तरह वर्क कर सकते हो, उसके लिए कुछ पोटेंशियल नॉर्म्स देखने हैं एंड कुछ गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग थी जो हमने आगे डिस्कस करी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज पार्टिसिपेशन इन द एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरेन करेंसी मार्केट्स इन इंडिया, जो हमने अभी ईटीसीटी के बारे में देखा। सो banks hedge exchange rate risk arising of the trade transaction and external commercial borrowings. Exchange traded currency option contracts are permitted in US dollar, Indian rupees. ठीक है, सो अभी जो हमने ऊपर देखा था दैट वाज ETCD, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट। अब जो हम देख रहे हैं दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट। तो डेरिवेटिव और ऑप्शंस में थोड़ा ही फर्क होता है, उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपने जो उनको उनकी ट्रेड ट्रांजेक्शन या ईसीबीएस के थ्रू जो भी एक्सचेंज रेट रिस्क अराइज हुआ उसको क्या करा जा सकता है, करेंसी ऑप्शंस के थ्रू भी हेज करा जा सकता है। इंडिया के अंदर जो करेंसी हेज करने के लिए जो करेंसीज परमिटेड करी गई हैं दैट इज यूएस डॉलर और यूएस डॉलर स्लैश आईएनआर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर की ही हमारे पास क्या है, करेंसी ऑप्शन चेन अवेलेबल है, उसके थ्रू ही हम हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। ऑपरेशनल गाइडलाइंस में सबसे पहले राइटिंग ऑफ ऑप्शन ऑन स्टैंड अलोन बेसिस इज नॉट अलाउड, की पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यूजर्स कैन एंटर इनटू ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑफ साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल ऑफ प्लेन वनीला यूरोपियन ऑप्शंस प्रोवाइडेड देयर इज नो नेट रिसीट ऑफ प्रीमियम। ऑप्शंस के केस में, डेरिवेटिव्स के केस में क्या होता है, प्रीमियम इन्वॉल्व होता है। अगर आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है, प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली बेसिस पे यूरोपियन ऑप्शंस को भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके बाद लेवरेज स्ट्रक्चर्स, डिजिटल ऑप्शंस, बैरियर ऑप्शंस, रेंज एक्रूअल्स एंड एनी अदर एक्सोटिक प्रोडक्ट्स परमिट नहीं करे गए। ठीक है, उसके बाद द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर विद द लार्जेस्ट नोशनल कंप्यूटेड ओवर द टेन्योर ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी रेकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरलाइन, कि बेसिकली जो भी आपके अंडरलाइंग एसेट है उसके रिगार्डिंग आपने हैज करना है। उसके रिगार्डिंग हम कितना हैज करोगे, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका हमने टेन्योर देखना, लाइक सपोज टेन्योर उसका 5 साल है, तो 5 साल में जो भी उसका लार्जेस्ट नोशनल अमाउंट होगा वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, कि हमने इतना अमाउंट क्या करा है उस एसेट के अगेंस्ट हेज करा है। ठीक है, उसके बाद द डेल्टा ऑफ ऑप्शंस शुड बी एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड इन द टर्म शीट। डेल्टा इज बेसिकली है स्टॉक मार्केट के अंदर एक टर्म यूज होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर सपोज एक शेयर है वो चेंज हो रहा है तो उसके रिगार्ड में ऑप्शंस के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो जो भी ऑप्शन का डेल्टा है वो भी हमने टर्म शीट के अंदर क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद 80 कैटेगरी 1 ब्रांच में स्टिपुलेट एडिशनल सेफगार्ड्स such as continuous profitability, higher net worth, turnover, etc., depending on the scale of forex operation and risk profile of the users। कि आप क्या कर सकते हो, additional safeguards provide कर सकते हो in form of continuous profitability, higher risk net worth, turnover। मतलब आप बेसिकली ये डिफाइन कर सकते हो कि आप continuous profitable होने चाहिए, एटलीस्ट आप कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, आप कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि जो भी यूजर है उसकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, वो कितने फॉरेक्स ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। बेसिकली हम ये चीज करके हो रहे हैं ताकि अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके। एंड हैजिंग करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने अपने रिस्क को क्या करना है, मिटिगेट करना है। ठीक है, उसके बाद द मेच्योरिटी ऑफ द हेज शुड नॉट एक्सीड द मेच्योरिटी ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन एंड सब्जेक्ट टू द सेम यूजर्स मे चेंज द टेन्योर ऑफ द हेज। बेसिकली वही कि जो जिस भी ट्रांजैक्शन को आप हेज कर रहे हो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो दोनों का अमाउंट और दोनों का जो मेच्योरिटी है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेड ट्रांजैक्शन है, ट्रेड ट्रांजैक्शन के केस में जो भी हम ऑप्शंस यूज करेंगे उसका टेन्योर 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। रोल ओवर कर सकते हो बट एक बार उसकी जो वो है मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 साल से कम ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर बन सकते हो। उसके लिए कुछ पोटेंशियल नॉर्म्स है, पोटेंशियल नॉर्म एग्जैक्ट सेम है। नेटवर्थ आपकी 500 करोड़ होनी चाहिए, सिरा 10% होना चाहिए, नेट एनपी आपका 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप पिछले 3 साल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होने चाहिए। द सेम पोटेंशियल नॉर्म जो हमें अभी ऊपर पढ़े थे विद रिगार्डिंग टू द फ्यूचर मार्केट। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस में क्या है, सबसे पहले कि अगर आप पोटेंशियल, ऑलमोस्ट ये भी गाइडलाइन सेम है, पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तो हमने बोर्ड से अप्रूव एक पॉलिसी बनाई है किस तरीके से क्लियरिंग और ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस करी जाएंगी। अगर आप पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो या आप कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, वो क्या कर सकते हैं, ईटीसीओ मार्केट के अंदर भी एज क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं,
पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द आरबीआई। ठीक है, आपके ऊपर एनओपी और एजी की जो लिमिट्स लग रही हैं आपको उसके अंदर ही अडेयर करके चलना है। ठीक है, उसके बाद position limits for various classes of participant in currency option will be subject to the guidelines issued by the SEBI। कि आप उसके अंदर कितनी पोजीशन ले सकते हो, उसकी जो भी लिमिट्स होंगी वो कौन डिफाइन करेगा? SEBI डिफाइन करेगा। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस रिक्वायर मेंटेनेंस ऑफ इनिशियल एक्सट्रीम लॉस एंड कलेक्टर स्प्रेड मार्जिन बाय पार्टिसिपेंट which clearing corporation clearing houses of the exchange must ensure based on the SEBI guidelines। तो जब आप करेंसी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो उसके अंदर आपको क्या है, कुछ आपको अपने पास मार्जिन रखने पड़ते हैं। इनिशियल लॉसेस या एक्सट्रीम लॉसेस के केस के अंदर मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है जो भी बंदा मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर बैंक एज अ क्लियरिंग या ट्रेडिंग मेंबर उसके अंदर वर्क कर रहे हैं तो उन बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, उनको भी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम पे क्या करता है, SEBI गाइडलाइंस इशू करता है। तो जो भी SEBI ने गाइडलाइंस इशू करनी है उसके अंदर रहते रहते ही आपको क्या करनी है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में प्रोवाइड कराना है, उन सारी की सारी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। एक बार क्विकली देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सो आज हमने जो थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट वाज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से इंडिया के अंदर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, उसका ट्रांसफर अलाउ करा जा सकता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा आपके पास जनरल परमिशन है। उसके अंदर हमने नॉन रेजिडेंट इंडियन का केस पढ़ा कि एनआरआईज क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर किसको कर सकते हैं, सिर्फ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस, बेसिकली ये प्रॉपर्टी के अलावा बचती रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन को या पीआईओ को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट किस तरीके से होगी, या इनवर्ड रेमिटेंस कर लो, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट या एनआरओ अकाउंट के अंदर से आप अपनी डिडक्शंस करवा दो, डेबिट करवा दो। किसी और मोड के अलावा आपको पेमेंट अलाउड नहीं करी जाएगी। अगर आप इस रूट के थ्रू जा रहे हो, अप्रूवल रूट के थ्रू, सॉरी, अगर आपने जनरल परमिशन के थ्रू एक्वायरेंस करी है तो आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की नीड नहीं है। पीआईओ भी क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, वो किसी को गिफ्ट में दे सकता है। इनहेरिटेंस के केस में भी वो एक्वायर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर का हमने प्रॉपर केस डिस्कस करा। पेमेंट एग्जैक्ट एनआरआई वाली केस की थी, वो हमने डिस्कस करी। उसके बाद फॉरेन एम्बेसीज एंड डिप्लोमेट्स भी एक्वायर कर सकते हैं। कंडीशंस क्या थी, उन्हें क्लियरेंस एक तो लेनी गवर्नमेंट से, एंड जो भी उन्हें पैसा पे करना है वो क्या करना है, फॉरेन सोम में रेमिट करवाना है। उसके बाद अगर कोई पर्सन है जो परमिटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उस परमिटेड एक्टिविटी के लिए भी क्या करा जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करा जा सकता है। बट आपने क्या करना है, जो भी रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई करना है। उसके बाद इनकेस आपने प्रॉपर्टी को किसी के थ्रू मॉर्गेज करा हुआ था तो उस केस में भी क्या करा जा सकता है, ट्रांसफर अलाउ करा गया है। उसके बाद हमने जो आगे ट्रांजेक्शन देखी थी, आगे जो रेगुलेशन देखी थी, दैट वाज विद रिगार्डिंग द रिपार्टीशन द सेल प्रोसीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा गया तो उस केस में आपको जो सेल प्रोसीड है उसको रिपार्टिएट किस तरीके से करा जाएगा। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी है वो परचेज करके एक्वायर करी है या आपको इनहेरिटेंस के अंदर मिली है तो उसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस, हमने उस चीज को देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि किन किन लोगों को एक्वायर करने की और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं है। उसके अंदर हमने कंट्री की लिस्ट पढ़ी। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि ये लोग लीज पे ले सकते हैं, बट लीज का पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल हो सकता है। 5 साल से ज्यादा की लीज के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमने केस देखा, दैट इज विद रिगार्डिंग द फॉरेन नेशनल ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया। ऐसा बंदा जो फॉरेन नेशनैलिटी का है, इंडिया का ओरिजिन का नहीं है और इंडिया का रेजिडेंट भी नहीं है, बेसिकली इंडिया का उसका दूर दूर से तक नाता नहीं है, तो किसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, बट लीज पे ले सकता है फॉर अ पीरियड मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स। उसके बाद रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट बन जाता है एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ दिस कंट्रीज, तो उसको क्या करा जाएगा, वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है ओनली जब वो रेजिडेंट बन जाए। रेजिडेंट बनेगा कब, उसके स्टे की हम कंडीशन देखेंगे, एंड उसके वीजा के ऊपर भी, वीजा किस पर्पस के लिए दिया गया था उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे बंदे ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है या उसको इनहेरिटेंस में मिली है विद द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, तो जब उसको ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए भी क्या लेनी पड़ेगी, उसको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आया, यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट खत्म करा, हमने अपना फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू करा, दैट वाज रिस्क मैनेजमेंट, कि किस तरीके से रिस्क को हम मैनेज करने वाले हैं। उसके अंदर हमने देखा बैंक्स अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज को किस तरीके से हेज करेगा। उसके लिए वो 4 तरीके के क्या करता है, डेरिवेटिव्स या 4 तरीके के एग्रीमेंट्स को यूज करता है। उसके लिए हमने कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस देखी। जो एक गाइडलाइन है जो ऑलमोस्ट सब में कॉमन आने वाली है, दैट इज कि जिस भी एसेट को हेज करा जा रहा है एंड उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जा रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी एंड उस इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू, नोशनल अमाउंट, जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अंदर एक ये आता है कि स्टैंडअलोन ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म नहीं करनी है, पूरे पोर्टफोलियो के लिए करनी है।
ठीक है। इन केस आपको नेट कैश फ्लोज हुए, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, उसको अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन एज इनकम और एक्सपेंडिचर ही आपने ट्रीट करना है। गोल्ड प्राइसेस के केस में भी आप क्या कर सकते हो, अपने गोल्ड प्राइसेस को हैच करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर कर सकते हो। वो एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकते हैं और ओवर द काउंटर भी हो सकते हैं। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस में बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से ऑप्शंस में इन्वॉल्व हो तो आपको किसी भी तरीके का प्रीमियम रिसीव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो मतलब बेसिकली जो आपके कस्टमर है उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स हैं वो इंडिया के अंदर कैपिटल रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं। हैच करने के लिए क्या प्रोविजंस हमने वो देखा। इसके अंदर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल दोनों आती है। इसके अंदर जो मेन चीज आती है कि जो भी आप हैच कर रहे हो, हैच करने के बाद जो पैसा है आप नोस्टो अकाउंट में नहीं रखोगे, आप स्वैप इनटू इंडियन रुपीस करोगे और इंडियन बैंक के अंदर रखोगे, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन द करेंसी फ्यूचर इन द मार्केट। फिर हमारे पास दो चीजें बची, एक करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स। करेंसी फ्यूचर्स में हमारे पास करेंसीज कौन सी अलाउड है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ गाइडलाइंस देखी। गाइडलाइंस में देखा अपफ्रंट पेमेंट नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए हम कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी, ऐसे एक्सपोजर जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, ठीक है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उसको किसी भी तरीके से रीबुक या रीएंटर नहीं करा जा सकता। बैंक्स को करना है, लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स इशू नहीं करने। लेवरेज स्वैप स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हमने उस चीज को समझा, ठीक है। उसके बाद वही जो उसका नोशनल अमाउंट है, जो मैच्योरिटी है, वो अंडरलाइंग एसेट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स की तरह एक्ट करते हैं, कर सकते हैं ऑन देयर ओन और ऑन देयर बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, बट उनको क्या है, कुछ पोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। पोटेंशियल रिक्वायरमेंट हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। द सेम पॉइंट्स हम कहां डिस्कस करने वाले हैं, करेंसी ऑप्शंस के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी मैक्सिमम नेटवर्थ कितनी हो सकती है, मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़। मिनिमम सीआरआर कितना होना चाहिए, 10%। उनका नेट एनपीए, उनका टोटल एडवांसेस का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड वो पिछले 3 साल तक क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस में बेसिकली क्या आता है कि जो अगर प्रोटेक्शन नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं तो उनको अपने बोर्ड से एक पॉलिसी बनवानी है कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग करी जाएगी इन रिगार्ड विद द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसे बैंक जो ऊपर वाली प्रोटेक्शन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो भी करेंसी मार्केट के अंदर एज क्लाइंट्स ऑपरेट कर सकते हैं, बट उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर एनओपी और एजी लिमिट्स लगेंगी। आपको उसके अंदर रहते ही सारे वर्क करने हैं। जो भी आप करेंसी फ्यूचर के अंदर डील करोगे वो भी आपकी एनओपी और एजी लिमिट्स का पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ईटीसीडी मार्केट और ओटीसी मार्केट के अंदर कोई भी तरीके के डेरिवेटिव्स हैं, उनकी आप क्या कर सकते हो, उनको सेट ऑफ करके दिखा सकते हो, ठीक है। करेंसी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सब लिमिट्स ऑफ द एनओपीएल ओनली फॉर द ओटीसी मार्केट क्या करी गई है, डिफाइन करी गई है। ये डिफाइन करी जा सकती है जब भी आरबीआई को उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी। उसके बाद बैंक क्या कर सकते हैं, ईटीसीडी मार्केट के अंदर विद इन देयर नेट ऑफ पोजीशन लिमिट रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग अंडरटेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर जो एक्सचेंजेस है वो लिमिट लगा सकती हैं स्पेसिफिकली, कि ताकि मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करा जा सके। इसका रीजन बीइंग क्या होता है, जब बैंक्स ट्रेड करने जाते हैं तो बैंक्स लेके जाते हैं बहुत सारा पैसा, तो अगर उनके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी तो बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करेंगे। उससे क्या हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल ज्यादा हो सकती है, मार्केट के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, उस केस में आपके ऊपर एक लिमिट इम्पोज करी जा सकती है। नेक्स्ट हमने देखा विद रिगार्ड टू द एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर अलाउड है, दैट इज यूएसडी आईएनआर। इस केस के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, करेंसी ऑप्शंस ले सकते हो। करेंसी ऑप्शन के केस में वही है, आपको किसी भी तरीके की प्रीमियम अलाउड नहीं होना, मिलना नहीं चाहिए, तो आप यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर भी बाय एंड सेल कर सकते हो। उसके बाद राइटिंग ऑफ ऑप्शन स्टैंडअलोन बेसिस पे अलाउड नहीं है। आपको क्या करना है, पूरे पोर्टफोलियो के बेसिस पे बताना है। आपका जो डेल्टा होगा वो भी आपको अपनी टर्म शीट के ऊपर बताना है। आप अपने एडिशनल सेफगार्ड्स भी क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। आपको ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इन केस ऑफ ट्राई ट्रांजेक्शन, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर है वो 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी केसेस में जितनी आपका अंडरलाइंग एसेट है, उसकी मैच्योरिटी और उसका अमाउंट आपके ऑप्शन से मैच करना चाहिए। आप ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करेंसी ऑप्शंस बन सकते हो, मतलब करेंसी ऑप्शन मार्केट के आप ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स बन सकते हो थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके लिए आपको पोटेंशियल नॉर्म्स फॉलो करने हैं, जो सेम हम ऊपर पढ़ने वाले हैं, पढ़ के आए हैं। उसके अंदर गाइडलाइंस है, वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 2 गाइडलाइंस नहीं है कि आपके ऊपर जो भी पोजीशन लिमिट्स लगेंगी वो आप जो भी सेबी ने रेगुलेशन दिया उसके अंदर रहते आपको अपनी लिमिट के अंदर वर्क करना है। उसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अपने पास मार्जिन मेंटेन करके रखने होते हैं। मार्जिन टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करती है, सेबी इशू करती रहती है, तो आपको उस गाइडलाइन को भी फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर यूनिट नंबर 4, दैट वाज रिगार्डिंग टू द फैसिलिटीज फॉर द रेमिटेंस फॉर द रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एंड अदर पर्संस, ठीक है।
इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे कल, दैट इज रिगार्डिंग विद द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने एक्सपोर्ट पढ़ा था किस तरीके से करा जाता है, अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज इम्पोर्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।